प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में एनडीए ने किया सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग को 29, उपेंद्र कुशवाहा मांझी को 6 सीटें। रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाई 30 लाख बर्थ बुकिंग, बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। दिवाली छठ पूजा को लेकर तैयारी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान स्टेशन पर भगदड़, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे यात्री, 10 से 12 लोग हुए घायल। ऑस्ट्रेलिया का विमेंस वनडे इतिहास में सबसे बड़ा रन, चेंज मंथाना को फास्टेस्ट 5000 रन बनाए। वर्ल्ड कप में भारत का हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड। ट्रंप बोले, मैं जंग रुकवाने में माहिर हूं, ये नोबेल के लिए नहीं करता। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग इजराइल से लौटकर निपटाऊंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने रविवार को सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जदयू 101 सीटों पर लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। सीट शेयरिंग के बाद एनडीए ने आज यानी सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सीट शेयरिंग में चिराग की जीत के आगे से पहले 40 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी ने 6 सीटें पर मिलने पर कहा, मैं संतुष्ट हूं। हालांकि इसके बाद मांझी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा, आलाकमान ने जो फैसला लिया है वो स्वीकार है। हमें सिर्फ 6 सीटें देकर उन्होंने हमारी अहमियत कम आंकी है। इसका असर एनडीए पर भी पड़ सकता है। मांझी की पार्टी ने 4 सीटों पर कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इमामगंज से दीपा मांझी, बाराचट्टी से ज्योति देवी, टेकारी से अनिल कुमार और सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी को टिकट दिया गया है। 2005 से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव तक जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है। जेडीयू पिछले 4 चुनाव में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहता था। 2020 में ही जदयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां 101 सीटों पर लड़ेगी। अब दोनों बराबर वाले भाई हो गए हैं। रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को तोहफा दिया है। यात्रियों को अब आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करवाते समय कोच रिग्रेट यानी बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। रेलवे ने करीब 30 लाख बर्थ बढ़ा दी है। टिकटों को बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। स्टेटस मिलने की संभावना है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, स्टेटस रिग्रेट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। रेलवे अधिकारी के मुताबिक इसका फिलहाल अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहीं कहीं टिकट बुकिंग में परेशानी हो रही है, जिस पर काम हो रहा है। ट्रेनों में 3000 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जिसकी संख्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाया भी जा सकता है। अधिकारी ने आगे बताया कि त्योहार के दौरान स्पेशल ट्रेनें पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए चल रही है। जैसे जैसे स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हो रही है, उनका शेड्यूल भी जारी कर रहे हैं। मान्य परिस्थितियों में 150 से ज़्यादा वेटिंग टिकट नहीं देते हैं और बुकिंग बंद कर दी जाती है। जिन ट्रेनों में टिकट की मांग बेहद ज़्यादा है, उनमें कोच बढ़ाकर रिग्रेट स्टेटस को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे ज़्यादा यात्रियों को टिकट बुक करने का अवसर मिलेगा। वेटिंग लिस्ट में फंसे लोगों को भी राहत मिलेगी। रविवार शाम बर्धमान रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कई ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्रियों की अचानक भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म 4 और 5 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर हुई इस घटना में कम से कम 10 यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम के समय प्लेटफॉर्म 4, 6 और 7 पर एक साथ 3 ट्रेनें खड़ी थी। जैसे ही यात्री अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़े, सकरी सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और धक्का मुक्की होने लगी। कई यात्री गिर गए, जिससे थोड़ी देर के लिए भगदड़ भी मच गई। सभी घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जहां उनका इलाज भी चल रहा है। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि स्टेशन पर सतर्कता और भीड़ प्रबंधन के उपायों को और मजबूत भी किया जाएगा। विमेंस वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेंज करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। इस वर्ल्ड कप भारत की लगातार दूसरी हार है। वाइजेंग में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडियन विमेंस ने वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा टोटल बनाया था और टीम ने 50 ओवर में 330 रन बनाए थे। रविवार को रिकॉर्ड्स में स्मृति मंधाना का नाम रहा। विमेंस वनडे में मंधाना ने सबसे तेज 5000 रन बनाए। वे एक साल में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला प्लेयर भी बनी।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 5वां 50+ स्कोर भी बनाया है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने विमेंस वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेंज किया। टीम ने 6 बॉल रहते 331 रन बनाकर भारत को हरा दिया। यह रिकॉर्ड पहले श्रीलंका के नाम था। टीम ने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 305 पर 4 रन का लक्ष्य हासिल किया था। स्मृति मंधाना ने विमेंस वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन पूरे किए। इस रिकॉर्ड तक पहुंचने वाली दुनिया की 5वीं भारत की दूसरी प्लेयर हैं। उनसे पहले मिताली राज ही ऐसा कर सकती थी। 29 साल की मंधाना 5000 वनडे रन बनाने वाली सबसे युवा विमेंस प्लेयर भी बनी। उन्होंने 112वीं पारी की 5568वीं गेंद पर इतने रन बनाए हैं। दोनों मामले वे दुनिया की सबसे तेज प्लेयर बनी हैं। उनसे पहले वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर ने 129 पारियां और न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स ने 6182 गेंद पर 5000 वनडे रन पूरे किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जंग रुकवाने में माहिर हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से सोमवार को जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं। ऐसा करना सम्मान की बात है। मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि मैंने यह नोबेल के लिए नहीं, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए किया है। उन्होंने आगे कहा, मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है। उन्हें मेरे वापस आने तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूँ। ट्रंप गाजा सीज फायर समझौते के पहले चरण के तहत इजराइल जा रहे हैं। वहां से मिस्र जाएंगे। राइटर्स के मुताबिक यह बैठक रेड सी के पास शर्म अल शेख में होगी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 देशों के नेता भी शामिल होंगे। गाजा सीज फायर समझौते के पहले चरण के तहत इजराइल की आर्मी आज 2 साल बाद गाजा से पीछे हटना शुरू करेगी। इसके बदले हमास सभी 48 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इनमें 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव शामिल होंगे। उधर मिस्र में आज गाजा युद्ध खत्म करने के समझौते पर चर्चा होगी। राइटर्स के मुताबिक यह बैठक रेड सी के पास शर्म अल शेख में होगी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 देशों के नेता भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, खासकर सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, इस घटना की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। निजी कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दरअसल दुर्गापुर रेप केस पर भाजपा और अन्य विरोधी पार्टियां ममता सरकार पर सवाल उठा रही हैं। ओडिशा के सीएम ने भी बंगाल के सीएम से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए ज्योति के पिता राम बाबू सिंह ने कहा कि उनकी बेटी का बिहार चुनाव लड़ने का निर्णय अंतिम है। हालांकि निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी सभ्यता अभी तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। किस सीट से, किस पार्टी से, बैनर तले या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यह जल्द ही जल्द तय किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जनता की जोरदार मांग है कि उन्हें कराकाट सीट रोहतास जिले में से चुनाव लड़ना चाहिए। राम बाबू ने कहा, कराकाट के लोगों का ज्योति के साथ घनिष्ठ संबंध है और जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह के लिए प्रचार किया था तो ज्योति के पिता का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ज्योति और पवन सिंह के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर है। ज्योति के पिता राम बाबू ने पवन सिंह पर क्रूरता और बेईमानी का आरोप भी लगाया है। राम बाबू का कहना है कि पवन सिंह ने ज्योति के साथ अपनी शादी जारी रखने के लिए सभी सुलभ प्रयासों से इनकार कर दिया है। राम बाबू ने कहा, मैंने हाथ जोड़कर उनसे अपनी बेटी को स्वीकार करने की विनती भी की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अदालत की ओर इशारा किया। जब तक तलाक कानूनी रूप से अंतिम रूप नहीं ले लेता, ज्योति को अपने पति के साथ रहने का पूरा अधिकार है। हाल ही में ज्योति सिंह ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। वह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थी और पटना के शेखपुरा हाउस में दोनों की मुलाकात भी हुई थी। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों ने चुनाव या टिकट के लिए की गई किसी भी चर्चा से इनकार किया था। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का कहना था कि उन्होंने सिर्फ न्याय के लिए प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। वह ऐसी महिलाओं के लिए न्याय चाहती है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी अटैक के जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सीमा पर हमला कर दिया था। इस हमले में 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। इस घटना के बाद अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इस मामले को अकारण बताकर जवाबी कार्रवाई की है।
पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान के कंधार सहित कई इलाकों में हमला किया है। इसमें ड्रोन हमला भी शामिल है। दरअसल अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान की सेना बौखला गई है। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कंधार के रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। कंधार में पाकिस्तान ने एक बाद एक 2 ड्रोन अटैक किए हैं, जिसमें आम नागरिकों को टारगेट भी किया गया है। बता दें कि इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सेना पर हमला किया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हमले में 58 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई है और 30 से अधिक घायल हो गए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। हेलमंद सूचना एवं संस्कृति निदेशक राशिद हेलमंदी ने अफगानिस्तान मीडिया टोलो न्यूज़ को बताया कि अफगान सुरक्षा बलों ने कल रात हेलमंद के बहराचा के साकिज, बीबी जानी और सालेहान इलाकों में 3 घंटे तक का अभियान चलाया। इस दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 5 कलाशिकोव, 1 राइफल, 1 नाइट विजन स्कोप और 1 शव बरामद किया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें महिला पत्रकारों को भी बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार पहली लाइन में बैठी थी। इससे पहले शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था। इस पर विवाद भी बहुत खड़ा हो गया था। मुत्तकी ने पिछली बार महिला पत्रकारों को न बुलाने पर सफाई भी दी थी। उन्होंने बताया था कि सिर्फ तकनीकी कारणों से हुआ था। पिछली बार पत्रकारों की छोटी लिस्ट तैयार की गई थी क्योंकि समय कम था। इसके बाद अलावा कोई दूसरा इरादा नहीं था। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं जिससे दूर कर दिया जाएगा। मुकेश साहनी पर अलग से उम्मीदवारों के उतरने की बात पर कहा, उनका जितना सेट होगा उतने ही उम्मीदवार वहां उतरेंगे। सुनिए कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने क्या कहा। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। करते हैं। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से डभोई के उम्मेद केंद्र में दिए बनाने का कार्य शुरू हुआ है। सनातन धर्म के महापर्व दीपोत्सव दीपावली के दिन जब दिए जलाए जाते हैं तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य से विभिन्न गैर सरकारी संगठन पिछले 15 दिनों से डभोई के सनेश्वर पार्क में दिए बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही ये दिए डभोई से काशी स्थित गंगा जी के घाट पर भेज दिए जाएंगे। दिवाली के दिन दीपोत्सव में इनका उपयोग किया जाएगा। सनातन धर्म में दिवाली का अर्थ है कि जब भगवान श्री राम असत्य का पराजय करके अयोध्या लौटे थे तब पूरे देश में दीपोत्सव मनाया गया था। तभी से सनातन धर्म के लोग दिवाली को दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। डभोई स्थित उम्मेद सेंटर में सोसाइटी फॉर इंडियन डेवलपमेंट, महिला कल्याण फाउंडेशन और वडोदरा के नारायण देव चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने, स्वदेशी उत्पादों की खरीद के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से झुग्गी झोपड़ियों की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर 3 लाख दीप बनाने का अनूठा कार्य शुरू कर दिया है। संस्था द्वारा ये दीप बनाकर काशी भेजे जाएंगे, जहां गंगा घाट पर दीप जलाए जाएंगे। समृद्ध समाज हमारे यशस्वी श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि बहनें हमारी आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत हो। बस उसी उद्देश्य के साथ, उसी सूत्र के साथ हम यहाँ पे गाय के गोबर के दियों का निर्माण करवा रहे हैं। गाय के गोबर जो एक आध्यात्मिक महत्व होता है, वेदों पुराणों में से बहुत पवित्र माना गया है, उसी के द्वारा हम गाय के गोबर से यहाँ बहनें हमारी दिए बना रही हैं। वो दिए जाएंगे वाराणसी के घाटों पे, वाराणसी के घाटों पे वो जलाए जाएंगे और हर एक दिए के साथ एक एक बहन की स्वरोजगारी जुड़ी हुई। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के दावे का खंडन करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के खिलाफ सक्रिय आतंकवादी तत्वों की मौजूदगी के बारे में जानकारी साझा की है, जिन्हें अफगानिस्तान के भीतर मौजूद तत्वों का समर्थन हासिल है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिनों के भारत के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और जम्मू और कश्मीर की कानूनी स्थिति का स्पष्ट उल्लंघन कहा है। भारत और अफगानिस्तान का यह संयुक्त बयान कश्मीर के लोगों के संघर्ष और बलिदानों के प्रति अत्यंत असंवेदनशील है। बता दें कि भारत और अफगानिस्तान ने 10 अक्टूबर को संयुक्त बयान में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत भी हुई थी। दोनों देशों ने सभी तरह की आतंकी घटनाओं की निंदा की थी और इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने शनिवार रात को पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई उल्लंघन के जवाब में की गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियां कब्जे में ली है। इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। वहीं अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल और देश के पूर्वी इलाके के एक बाजार पर बमबारी करने का आरोप लगाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो ये रही अब तक की ताज़ा खबरें और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।